कि या तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाए या फिर डॉक्टर, क्योंकि वो सबसे सेफ ऑप्शन था। कई लोग जब सुबह उठते हैं तो उनको छींकें आती है लगातार, ऐसा क्यों होता कि है? उसको एलर्जिक राइनाइटिस या फिर एलर्जी है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, सालों से ड्रॉप्स यूज करते हैं जैसे नाक में डाल, तो ये उनके लिए हार्मफुल है? तो पहली तो बात है कि कौन सी ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी इज नथिंग बट ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू ए एलर्जन। तो उसको लगा कि इससे मुझे कोई खतरा है, उसने उसको छींक के बाहर निकाल दिया। एलर्जी का ट्रीटमेंट मेडिकल ही है। हम सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बना रहे हैं जिससे कि दवाई पहुंच सके। लेकिन एक तो सिर दर्द होता है नॉर्मल वाला, एक साइनस की वजह से सिर दर्द होता है, हाँ, तो कैसे पहचाने कि कौन सा सिर दर्द? तो एक तो थोड़ा सा बताओ, कोई भी सिर दर्द होता है वो कोई ना कोई कारण के कारण होता है। नॉर्मली किसी के हेडेक नहीं होता है। ट्रेवल करके आ रहे हैं, थोड़ी दूर मार्केट जाके आ रहे हैं, आते बोलते हैं यार मेरा सिर दर्द कर रहा है। गर्मियों में देखते हैं जैसे काफी लोग बच्चे रहे या बड़े रहे, उनके नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? मुझे कई बार लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने कहावतें लिखी, वो बहुत समझदार थे। उन्हें पहले ही ऐसी चीज कर दी, लोग इस चीज को से दूर रहे। मतलब किसी तरह हमारी हिंदू संस्कृति में जो भी कुछ लिखा है उसके पीछे कोई ना कोई रैशनलिटी आज अगर हम ढूंढते हैं तो ऐसे फालतू में कुछ नहीं लिखा है, चाहे आज की जनरेशन उसको बिलीव करे या नहीं करे। काफी लोगों से एक चीज सुनने में आती है कि कोविड के बाद उनकी सूंघने की शक्ति चली गई है। ये बीमारी कोई 200 साल से है, लेकिन कोविड के टाइम में स्टेरॉइड के कारण इनकी इंसिडेंस बढ़ गए थे। क्या ठंडा पानी पीने से सच में गला खराब होता है? तो बेसिकली क्या है कि अगर गला खराब हो गया तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। काफी बच्चों में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, तो कब जरूरी हो जाता है टॉन्सिल्स को निकलवाना? मुंह में बार बार छाले क्यों होते हैं, अल्सर क्यों होता है? गला आपके पेट का आईना होता है। अगर आप पेशेंट से कॉन्स्टिपेशन हुआ, गैस्ट्राइटिस का इशू रहता है, उससे अल्सर्स बहुत ज़्यादा मुंह में होते हैं। कई लोगों के मुंह से बदबू आती है तो टूथपेस्ट को बदलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और होती है उनकी, ऐसा क्यों होता है? ये गुटखा एक बहुत ही बड़ा श्राप है, पूरे देश को खराब कर रहा है, सारी दीवारों को भी लाल कर रहा है और गंदगी मचा रखी है इसने। गुटखा जो होता है इसके अंदर चूना होता है। जो चूना होता है माइक्रो ट्रॉमास कॉज करता है मुंह के अंदर, जिससे कि उसको जो कहते हैं करंट आता है खाने पर, वो आता है। काफी लोगों में ऐसे होता है कि जैसे सो रहे हैं या लेट रखे हैं तो उनको ऐसे लगता है कि कमरा घूम रहा है चारों तरफ। तो फॉल्स सेंस ऑफ मोशन में मतलब कि आपके ब्रेन में सिग्नल जा रहे हैं कि आप मूव करो, लेकिन आप मूव नहीं कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल देके बात करता हूँ। कई बार अपन एक रेलवे स्टेशन में बैठे हैं, ट्रेन हमारी चलने का वेट कर रहे हैं, बाजू की ट्रेन चल रही है लेकिन हमें फिर भी लगता है कि हम चल रहे हैं। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ मोशन है वो भी। कम बोलिए जिससे कि आपके वोकल कॉर्ड्स ठीक रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में बड़ा नाम है, बल्कि जयपुर और पूरे राजस्थान में ईएनटी और हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में कई कॉम्प्लेक्स सर्जरी एंड चैलेंजेस केसेस को सक्सेसफुली ट्रीट किया है, और उनका फोकस ना सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही सीमित है बल्कि अर्ली डायग्नोसिस और अवेयरनेस पर भी है। उनका नाम है डॉक्टर पंकज सिंह, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट है। वो फिलहाल अपनी सेवाएं राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर में दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम पंकज सर से बात करेंगे ईयर, नोज और थ्रोट से जुड़ी कॉमन एंड सीरियस प्रॉब्लम्स के बारे में, हेड एंड नेक के अर्ली सिम्टम एंड उनकी पहचान कैसे करें, मॉडर्न सर्जरीज और लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, और वो सब सवाल जो आम लोगों के मन में होते हैं लेकिन अक्सर पूछ नहीं पाते। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू सर। नमस्ते। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे सर, आपकी जो डॉक्टर बनने की जर्नी है कैसे शुरू हुई? तो बेसिकली क्या है, मेरी 10th 2003 में हुई थी। हम्म, उस ज़माने में ऑप्शंस बहुत कम होते थे। हर के माँ बाप को लगता था कि या तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाए या फिर डॉक्टर, क्योंकि वो सबसे सेफ ऑप्शन था। हम्म, मेरे परिवार में 10-12 डॉक्टर पहले से ही थे, तो उनका देखते हुए मैंने सोचा डॉक्टरी की ही लाइन पकड़ी जाए। फिर 2005 में मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। फिर 2012 में मैंने ईएनटी में पीजी करी। ईएनटी की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो एक एंड ब्रांच थी, उसके आगे कोई डीएम या फिर एमसीएच करने की ज़रूरत नहीं होती। और ऊपर से मुझे हेड एंड नेक सर्जरी, कैंसर में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उसको परस्यू किया। बीच में उसके बाद मैंने एक फेलोशिप करी थी हेड एंड नेक कैंसर के अंदर, अहमदाबाद से, जो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा आगे जाके मेरी लाइफ में मिला। अब मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस में निकले हुए कम से कम 10 साल हो गए हैं। और जहाँ तक जर्नी का सवाल है, मैं इसको, एक इंग्लिश वर्ड है बिटर स्वीट सिम्फनी, इसका मतलब होता है खट्टा मीठा कड़वा, सारे अनुभव मैं कर चुका हूँ। तो अब है कि अब ईएनटी के बारे में अपन खूब सारी बातें करेंगे। तो ये ईएनटी तीनों को एक साथ क्यों जोड़ा है? सो बेसिकली ईयर, नोज, थ्रोट, हम्म, तीनों आपस में कनेक्टेड है। हम्म, तो ऐसा बोल सकते हैं कि नोज जो होता है, नाक जो है, वो कान से कनेक्टेड है और नाक गले से कनेक्टेड है।
तो कोई भी अगर बीमारी होती है, कहीं सपोज़ को नाक की बीमारी है, उसके सिम्पटम्स ईयर में भी आएँगे, उसके सिम्पटम्स थ्रोट में भी आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करो किसी को नज़ला या जुकाम हुआ, तो नाक बंद होने के साथ-साथ धीरे-धीरे कान भी बंद होते हैं और नाक का नज़ला जब गले में टपकता है, तो फिर उसे गले में खराश, गले में दर्द ये सब होता है। हुँ। एक मज़े की बात ये है कि ईएनटी एक इतनी इंटरेस्टिंग ब्रांच है जो हम सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, हम तीनों में हम डील करते हैं। वो अपने आप में ही बड़े ही इंटरेस्टिंग ब्रांच बनाती है ईएनटी को। कई लोग जब सुबह उठते हैं तो उनको छींकें आती है लगातार, ऐसा क्यों होता है? अगर कोई भी पेशेंट है, हुँ, उसको अगर छींकें आ रही हैं हुँ, 10 टू 15 डेज़ से लगातार हुँ, और कोई हिस्ट्री नहीं है हुँ, जुकाम की या फिर कोई फ़ीवर आने की या फिर कोई और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हम ये डायग्नोज़ कर सकते हैं कि उसको एलर्जिक राइनाइटिस या फिर एलर्जी है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, सालों से ड्रॉप्स यूज़ करते हैं जैसे नाक में डालने की, तो ये उनके लिए हार्मफुल है? तो पहली तो बात है कि कौन-सी ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं। अगर ड्रॉप्स होती है जो नाक खोलने के लिए ड्रॉप्स जैसे एक आती है, ड्रॉप आती है ओट्रोविन करके। हाँ, वैसे ऑट्रिविन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल नेज़ल ड्रॉप्स होती है। ऑक्सीमेटाज़ोलिन नाक की चमड़ी को जलाती है और हुँ, सिकुड़ के जाती है जिससे कि आपका नाक खुल जाए। हुँ, लेकिन ये इतनी एडिक्टिव होती है, हमारे बुक्स में लिखा था इट इज़ एज़ एडिक्टिव एज़ स्मोकिंग। तो जो भी पेशेंट्स होते हैं, बहुत दिक्कत आती है चाहे एलर्जी, तब भी हम लोग किसी को भी ऑक्सीमेटाज़ोलिन या फिर दूसरी ब्रांड जो आप बोल रहे थे, हम नहीं देते हैं। हुँ। एलर्जी का ट्रीटमेंट तो सबसे पहले उसमें डायग्नोसिस होता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता हुँ। है। तो मतलब इसके पीछे रीज़न क्या होता है एलर्जी होने के पीछे? तो एलर्जी को सबसे पहले समझने के लिए इन डेप्थ समझे तो क्या है कि आप व्हाट इज एलर्जी। हुँ, एलर्जी इज नथिंग बट ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू ए एलर्जन। अब हाइपर सेंसिटिव मतलब एकदम से बहुत तेज रिएक्शन, और एलर्जन क्या होता है, जिस चीज़ से आपकी बॉडी ने वो आउटसाइड या एक भारी माना, जब वो आपकी बॉडी के अंदर गया तो उसको लगा कि इससे मुझे कोई खतरा है, उसने उसको छींक के बाहर निकाल दिया। तो ये इसको हम एलर्जी बोलते हैं। अब एलर्जेंस अलग-अलग टाइप के होते हैं वातावरण में। एलर्जन कैन बी आपके हवा के अंदर एरो एलर्जेंस हो सकते हैं, हुँ, फूड एलर्जेंस हो सकते हैं। हुँ। ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो टाइप के एलर्जेंस होते हैं। जैसे स्किन पे अपनी खुजली चलती है वैसे नाकों से छींकें हाँ, आती है। बस। नाक के अंदर जो एलर्जी होती है उससे नाक में खुजली चलना, नाक से पानी आना, आँखों से खुजली चलना, आँखें लाल होना, गले में खराश होना, नाक से छींकें आना, सूखी खाँसी आना, ये सारे सिम्पटम्स कॉमनली देखे जाते हैं। तो अगर किसी को घर पे ऐसा हो रहा हो तो उसको क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहले तो उसको अपना एक एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए, हुँ, जिसको हम स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट बोलते हैं। हुँ, उसके अंदर हर स्टेट के या हर रीजन के उसके जो कॉमन तत्व हैं, हुँ, कॉमन पोलन्स है, कॉमन झाड़ फूस है, कॉमन पेड़ पौधे हैं, उनका सीरम आता है। सीरम से उसका स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं और उसके अंदर हम खाने की भी जो नॉर्मल खाने की चीज़ें उनको भी ऐड करते हैं। तो उसके ऊपर स्किन के ऊपर प्रिक कर करके देखते हैं किससे एलर्जी है। अगर जब हमें पता चल जाता है कि एलर्जी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है। अगर सपोज़ करो किसी फूड से एलर्जी है, तो उस फूड को अपन दूर कर दो। अगर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको अंडे से एलर्जी होती है, दूध से एलर्जी होती है, हुँ, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, दूध और अंडा कंज्यूम करना बंद कर दो। जहाँ तक सवाल एरो एलर्जेंस की आई, जो हवा में एलर्जेंस हैं, हुँ, उसके लिए किसी मौसम स्पेसिफिक है, तो उस समय मास्क पहनिए। हुँ, कई बार क्या होता है, घर के अंदर ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, जिससे हमें एलर्जी हो रही है। हुँ। बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि पेशेंट को अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करता है, उससे ही बहुत आराम मिल जाता है। जैसे कि डस्टिंग करने की जगह गीले कपड़े से घर की सफाई करना, अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती लगाना, ऐसे छोटे मोटे तरीके होते हैं जिनसे पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है। क्या कभी कोई ऐसा आपके फनी मोमेंट रहा हो ऐसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया हो और कुछ ऐसी बात बोला हो जो आपको सुन के बहुत हंसी आई हो? पेशेंट्स तो बहुत फनी फनी बातें करते हैं, लेकिन फिर वो ये कई बार हमें चुप रहना पड़ता है क्योंकि पेशेंट की हर प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है उसके लिए। अब लाइक वे पे अपन डिस्कस कर रहे थे, कभी भी किसी पेशेंट को या किसी भी इंसान को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हुँ। तो है, काफ़ी सारे फनी मोमेंट्स आते हैं, लेकिन अब वो इतने मतलब को उसको नहीं डिस्कस किया जाता तो ठीक है। जी, आप छींके आने की जो एलर्जी का ट्रीटमेंट होता है, ये क्या ट्रीटमेंट होता है? तो एलर्जी जो है उसका ट्रीटमेंट बहुत कुछ होता है। हुँ, मेडिकल ट्रीटमेंट पे और सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। हुँ, सर्जिकल ट्रीटमेंट से पहले हम अगर मेडिकल में जाएँ तो एंटी एलर्जिक्स हो गए, नेज़ल स्प्रेज़ हो गए। उसके अलावा आज के टाइम में जो बहुत कॉमनली चल रहा है इम्यूनोथेरेपी है, जिसके अंदर जो भी एलर्जन आपकी बॉडी में है, से रिएक्ट करता है, उसका हम सीरम बनाते हैं। उसका लोअर डोज़ से स्टार्ट करते हैं, हायर डोज़ कंसंट्रेशन तक हम जाते हैं जिससे हुँ, कि उसकी आपका इम्यून सिस्टम उसको बाहर का मानना बंद कर दे। हुँ।
तो ये 2-3 साल का ट्रीटमेंट होता है इम्यूनोथेरेपी का। उसके अलावा एज़ अ ईएनटी सर्जन बताऊँ, सर्जिकल जो तरीका होता है सर्जरी मतलब एलर्जी के लिए, वो होता है जब पेशेंट्स के साइनसाइटिस या नेज़ल पॉलिप बन गया है और नाक की दवा जा नहीं रही है और नाक पूरी ब्लॉक पड़ी हुई है। स्प्रे भी आप कर रहे हो तो उसे आराम नहीं मिल रहा है। तो आप जब सीटी स्कैन कराओगे तो पूरे साइनस ब्लॉक मिलेंगे। उस केस के अंदर जिससे कि दवा जा सके, जिससे कि पेशेंट साँस ले सके, हम एक टाइप की सर्जरी करते हैं जिसको अपन FESS फेस बोलते हैं, यानी फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये साइनस की एंडोस्कोप के द्वारा एक सर्जरी होती है जिसके अंदर हमारे शरीर नाक के अंदर जो साइनसेस होते हैं, तो उन साइनसेस को हम खोलते हैं जिससे जिसके अंदर फंसा हुआ बलगम हुआ, साइन इन्फ्लामेशन हुआ, पॉलिप है, वो बाहर निकालते हैं और जिसके बाद हम आराम से नाक का स्प्रे कर सकते हैं। एक इसमें एक छोटी सी बात जो मैं बताना चाहूँगा, एलर्जी का ट्रीटमेंट मेडिकल ही है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रास्ता बना रहे हैं जिससे कि दवाई पहुँच सके। कुछ पेशेंट्स के में ये एक आम धारणा होती है कि सर हमने साइनस का ऑपरेशन कराया था, लेकिन हमें तो देखो वापस हो गया, या घर परिवार में कराया था उनके वापस हो गया तो हम क्यों कराएँ ऑपरेशन? तो मैं आपको वापस बताना चाहूँगा, एलर्जी को ट्रीट करने के पीछे या साइनसाइटिस को ट्रीट करने के लिए पेशेंट और डॉक्टर दोनों को कोऑपरेशन चाहिए होता है। पेशेंट का कोऑपरेशन ये है कि रेगुलर फॉलोअप्स रखे। ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट डॉक्टर को ना भूल जाए कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आज आपको खुद कह रहा हूँ 6 महीने बाद वापस आप आ जाएँगे अगर आपने मुझसे ऑपरेशन कराया है और आपने वापस दिखाने नहीं आए हैं। पेशेंट को रिलेटिवली जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो फॉलो करे रिलीजियसली, और डॉक्टर अपना काम जो दवाइयाँ ऊपर नीचे करनी हो या फिर एंटी एलर्जिक्स को बढ़ानी हो या डाउन स्केल करनी हो वो टाइमली करता रहे। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिससे कि साइनसाइटिस की बीमारी काफ़ी हद तक वापस नहीं होती है। कई लोगों में सिर दर्द होता है जो काफ़ी लोगों में नॉर्मल होता है। लेकिन एक तो सिर दर्द होता है नॉर्मल वाला, एक साइनस की वज़ह से सिर दर्द होता है। हाँ, तो कैसे पहचानें कि कौन-सा सिर दर्द है? तो एक तो थोड़ा-सा बताऊँ, कोई भी सिर दर्द होता है वो कोई ना कोई कारण के कारण होता है। हुँ, नॉर्मली किसी के हेडेक नहीं होता है। हुँ, अ, सर दर्द जो साइनस हेडेक्स होते हैं वो यूजुअली फ्रंटल आगे की तरफ वाले साइन हेडेक्स होते हैं, फ्रंटल होते हैं। और टाइप ऑफ जो हेडेक होता है वो स्टफीनेस वाला होता है कि सब कुछ भारी है। तीसरी चीज़ वो ये है कि ये हेडेक्स जो होते हैं शाम तक ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इनमें सबसे एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि झुकने पे प्रेशर हेडेक और ज़्यादा फील होता है, हुँ। क्योंकि वो ग्रेविटी से साइनस में जो बलगम में पॉलिप्स भरे पड़े हैं उसको प्रेशर देते हैं, उससे पेन ज़्यादा होता है। और जैसे माइग्रेनस हेडेक्स होते हैं या दूसरे हेडेक्स क्लस्टर हेडेक्स, वो डिफरेंट टाइप के हेडेक्स होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे ट्रैवल करके आ रहे हैं, थोड़ी सी दूर मार्केट जाके आ रहे हैं, आते ही बोलते हैं यार मेरा सिर दर्द कर रहा है। हाँ, तो वो क्या है, यूजुअली माइग्रेनस पेशेंट्स पे होते हैं, जैसे कि आपने हिस्ट्री दी ट्रैवल या फिर आपने धूप की हिस्ट्री दी है, धूप में निकले हैं। हुँ, धूप एक माइग्रेन का बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। तो वो बहुत पेशेंट्स के जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं तो वो धूप से होता है, उसके अलावा खाना नहीं खाना, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस वगैरह भी कारण माइग्रेन के बन सकते हैं। उसका साइनस हेडेक से काफ़ी डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। तो उनमें कई बार वॉमिटिंग भी होगी, कई बार उनको नौजिया भी होने लग जाएगा, कई बार इरिटेशन, लाइट से नफरत होना, ये सारी चीज़ें होती हैं माइग्रेन वालों को। जबकि ऐसा कुछ भी साइनस हेडेक्स वालों को नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि साइनस हेडेक वाले पेशेंट के हमेशा नाक में भी जुकाम रहेगा, अच्छा। नाक बंद रहेगी, गले में खराश रहेगी। हुँ, ये सारे सिम्टम्स माइग्रेनस वालों में नहीं होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे सुबह से चाय नहीं पी, तो यार मेरा सिर दर्द हो रहा है, चाय पिला दे, चाय पीते ही सिर दर्द ठीक हो जाता है। वो तो एडिक्शन है, निकोटिन एडिक्शन है। अच्छा। वो एडिक्ट्स होते हैं, उनको क्या है, निकोटिन चाहिए, चाहे वो सिगरेट में मिले या चाय में मिले, उनको बस निकोटिन चाहिए। ये चीज़ होती है। गर्मियों में देखते हैं जैसे काफ़ी लोग बच्चे रहे या बड़े रहे, उनके नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो नाक की जो स्किन होती है, नेज़ल म्यूकोसा, हुँ, अंदर की स्किन होती है, बहुत ही ज़्यादा हाईली वैस्कुलर होती है, यानी कि उनके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि नाक के बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो फ़िल्टर करना हवा को, अगर गर्म हवा तो ठंडा करना, ठंडा हवा को गर्म करना, हुँ, उसके अलावा ह्यूमिडिफ़ाई करना, ड्राई एयर नहीं रहनी चाहिए। हुँ, इस चक्कर में ब्लड सप्लाई बहुत हाई होता है। हुँ, अब ड्राई एयर कई बार चमड़ी को उखाड़ उखाड़ देती है, उससे ब्लीड आ जाता है। हुँ, उसके अलावा बच्चों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के कारण क्रस्टिंग होती है, खरोट जमती है नाक के अंदर। नाखून बड़े होंगे, क्रस्ट टच करा, ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। हुँ, बड़ों के अंदर भी ट्रॉमा सबसे बड़ा कॉमन कारण होता है ब्लीडिंग का, वो सफाई करते समय। उसके अलावा अगर बड़ों में अगर बीपी की समस्या ज़्यादा है, समस्या है या फिर खून पतला करने की दवाई चल रही है, हुँ, उनके लिए ये रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हुँ, तो
इसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत सिंपल है। आप नाक को ऐसे पिंच करके बैठ जाइए, गर्दन नीचे करके चलिए, और 10-15 मिनट के अंदर अपने आप ब्लीडिंग रुक जाएगी। और तब तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप किसी भी आसपास हॉस्पिटल पहुंच सके। अक्सर इस चीज़ को लेके लोग क्या गलती करते हैं, जो आप मोस्टली देखते हो? ब्लीडिंग को लेके हाँ जी। सबसे पहले तो वो घबरा जाते हैं हुँ, और लेट जाते हैं। हुँ, ना तो आपको लेटना है, ना आपको घबराना है। आपको सीधा आपके नाक को पिंच करना है, गर्दन को नीचे झुकाना है और किसी भी आसपास के हॉस्पिटल में भागना है। और एक बार हॉस्पिटल पहुंच गए, वो चाहे नेज़ल पैकिंग करे या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करे, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। कई बार हाई बीपी शूट कर गया, उससे ब्लड प्रेशर के कारण ब्लीडिंग हो गई, तो आपको इसमें बिल्कुल बेसिकली कोई भी दवाई लेके अपना ब्लड प्रेशर लो करना है, इमीडिएटली आके ब्लीडिंग रुक जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें जैसे बच्चों के नाखून काट दो, उससे ब्लीडिंग रुक सकती है कि वो हुँ, नाखून की सफाई नहीं कर रहा है, नाक पे हैबिट होती है लोगों की नाक हुँ, साफ करने की, उससे उनकी ब्लीडिंग आती है। तो आपको पहले तो कॉज पता लगाना है, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करना है। खून का डर जो होता है वो पेशेंट्स को ज़्यादा परेशान करता है, ना कि एक्चुअली ये चीज़। और दूसरी बात ये भी है कि नाक का हाईली वैस्कुलर है, जैसे पता था, इसलिए ब्लीडिंग एक नॉर्मल टिश्यू से हमेशा ज़्यादा होगी। काफ़ी लोगों की क्या आदत होती है, बैठे-बैठे ना नोज़ के हेयर पुलिंग करके छींके करते हैं जानबूझ के। हम्म, ये सही है या खराब है? बिल्कुल ख़राब चीज़ है, इससे आपको वेस्टिबुलाइटिस हो सकता है। नाक के बाल अगर पुल कर रहे हैं आप, तो उससे वेस्टिबुलाइटिस जो होती है, नाक के अंदर फुंसी होती है। इस एरिया को हम डेंजरस एरिया ऑफ फेस कहते हैं। कई बार बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है कि यहाँ का इन्फेक्शन सीधा ब्रेन में जाके ब्रेन इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। कोई भी, चाहे नाक हो चाहे कान हो, हुँ, उंगली नहीं करना है किसी भी चीज़ को। तो ये आपने जो डेंजरस एरिया बोला नोज़ को, ये इसलिए बोला जाता है, एक कहावत है कि नाक पे गुस्सा दिख रहा है तेरा, वो यही है कि कुछ लेना-देना? इसके अंदर क्या, ब्लड वेस्कुलरिटी जो होती है, इसकी जो वेन्स होती है, वाल्वलेस वेन्स होती हैं, जो सीधा ब्रेन में कनेक्ट होती है, ब्रेन के कैवर्नस साइनस पे कनेक्ट होती हैं। तो इससे ब्रेन के अंदर फीवर वगैरह, मेनिंजाइटिस का भी खतरा है। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने कहावतें लिखी, वो बहुत समझदार थे। उन्होंने पहले ही ऐसी चीज कर दी, लोग इस चीज को से दूर रहे। मतलब किसी भी हमारी हिंदू संस्कृति में जो भी कुछ लिखा है, उसके पीछे कोई ना कोई रैशनलिटी आज अगर हम ढूंढते हैं, तो ऐसे फालतू में कुछ नहीं लिखा है, चाहे आज की जनरेशन उसको बिलीव करे या नहीं करे। काफ़ी लोगों में नाक की हड्डी होती है, टेढ़ी होती है। इसके पीछे क्या? तो दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो ये नाक की हड्डी, अंदर का जो नाक की पर्दी होती है वो होती है, और एक होती है ये ऊपर की। हुँ, जो दिख रही है वो अलग है, नाक की पर्दी अलग है। अच्छा। जो अगर दिखावट की, जो इसको अगर बनावट खराब होती है, तो वो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। नाक के अंदर की हड्डी अगर खराब होती है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर अंदर वाली हड्डी की हम पहले बात करें, वो फंक्शनली पेशेंट को परेशान करती है, जिसके अंदर सांस नहीं आना, नो नज़ला पूरे टाइम पर रहना। हुँ, अगर एलर्जी का तो साइनसाइटिस और या पॉलिप वगैरह नाक के अंदर के मस्से बन जाते हैं, हुँ, तो इनको हम डेविएटेड नीजल सेप्टम या डीएनएस बोलते हैं। तो इसके कारण दिक्कत आती है। जबकि ये नाक की जो जो दिखती, जो ऊपर से टेढ़ी होती है, वो ब्यूटी के हिसाब से, कॉस्मेटिक के हिसाब से होती है, जिसके लिए हम लोग राइनोप्लास्टी करते हैं। अच्छा। जैसे अगर आपको बेसिक लैंग्वेज में, तो जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस नोज जॉब कराते हैं, हुँ, उसको हम राइनोप्लास्टी बोलते हैं। हुँ। जो आपने डीएनएस बोला, इसका कुछ ऑपरेशन होता है फिर इसके लिए? हाँ, तो ये क्या है, फंक्शनल सर्जरी होती है, जिसके कारण नाक की हड्डी सही कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बहुत दिक्कत नहीं आ रही है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अप टू एज 15 इसको करना नहीं चाहिए। क्योंकि चेहरा ग्रो कर रहा है और नाक की हड्डी ग्रो कर रही है, कई बार सही भी हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है, अगर हड्डी बाहर निकाले चेहरे की, और नाक का जो प्रोपोर्शन होता है वो बिगड़ जाता है। हुँ, तो सबसे पहले, चाहे दिक्कत कितनी भी हो, अगर अवॉइडेबल अवॉइड करिए, अगर अवॉइड नहीं हो तो ऑपरेट करो। अब हम दूरबीन के द्वारा जो टेढ़ा पार्ट होता है, हुँ, उसको हम सीधा कर देते हैं, हुँ, और बिल्कुल स्ट्रेटन अप करके एयरवे बिल्कुल खोल देते हैं। अच्छा। ये बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है और बहुत ही बेनिफिशियल है पेशेंट्स जिनकी नाक परमानेंटली ब्लॉक रहती है, उनके लिए अच्छा, तो इससे परमानेंट ठीक हो जाती है। परमानेंट ठीक हो जाता है। काफ़ी लोगों से एक चीज़ सुनने में आती है कि कोविड के बाद उनकी सूँघने की शक्ति चली गई है। ऐसा क्यों? कोविड जब आया था, कुछ स्टडीज ने ये भी कहा था हुँ, कि कोविड में पेशेंट्स की जो डायग्नोसिस किट्स नहीं थे, एक टाइप ऑफ डायग्नोसिस था कि एकदम से जुकाम के बाद नाक में से खुशबू आना, या अनोस्मिया बोलते हैं, जब खुशबू आना बंद या बदबू आना बंद हो जाती है, वो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बन गया था कि हाँ भाई, कोई बदबू और खुशबू नहीं आ रही है, यानी कि इसको कोविड हो सकता है। 99% टाइम्स वो निकली भी थी बात, जब हमने उसका RT-PCR किया था तब। हुँ, उसमें वायरस किस तरह, कहाँ पे आपके नर्व एंडिंग्स को अटैक कर रहा है, हुँ, उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत पेशेंट्स के जिनके हुई थी दिक्कत,
मैं मानता हूँ 80-90% लोगों की विदिन 40-45 डेज़ वापस आ गई थी। 10% के लिए अभी रिसर्च चल रही है कि क्यों वापस नहीं आई है। लेकिन डेफ़िनिटली कोविड का कुछ तो न न नर्व एंडिंग से रिलेशन था, जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है, नाक की खुशबू बदबू वाली नर्व्स होती है, उस पे इफ़ेक्ट था। तो अगर किसी की चली गई हो ऐसे तो कुछ वापस आने के चांसेस? देखिए, डिपेंड्स ऑन द टाइम। अगर इमीडिएटली आपने एक्शन ले लिया, हुँ, तो कोविड के कारण गई थी, तो मोस्टली पेशेंट्स की वापस आ गई है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर खुशबू बदबू कुछ समझ में नहीं, काफ़ी सालों से। तो उसमें हमें कारण देखना पड़ता है। हुँ, बहुत बार डीएनएस के कारण भी पेशेंट्स को खुशबू बदबू नहीं, क्योंकि आपके अंदर स्मेल सेंसेशन जा ही नहीं पा रहे जहाँ पहुँचनी चाहिए। साइनसाइटिस एक बहुत बड़ा कारण है, एलर्जिक साइनसाइटिस बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण खुशबू बदबू नहीं आती है। और कई बार कोई डिजीज़ हो, कोई कोई वायरल इन्फेक्शन हो, उसके कारण परमानेंट डैमेज भी देखा गया है। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं ना कि रोज़ाना भाफ़ लेते हैं नाक से, तो ये भाफ़ लेना सही है या फिर खराब है? स्टीम इन्हेलेशन या भाप लेना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर ज़ुकाम वाले पेशेंट्स के लिए, तो अच्छा। स्पेसिफिकली। लेकिन यूजुअली मतलब कि जब आप बिल्कुल ही ठीक हो, तब तो मेरे हिसाब से कोई खास बेनिफिट तो नहीं देगा। मतलब बार बार आपकी नाक की स्किन एक गर्म वातावरण में जाएगी, कुछ डैमेज तो करेगी कुछ। एक समस्या काफ़ी चली थी कोविड के टाइम पे ब्लैक फंगस की। तो लोगों में ऐसे डर फैल गया था कि जैसे नाक पे कहीं भी उनको काला-काला दिखे तो कहीं वो बीमारी तो नहीं हो गई अपने। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक वो कोरोना की सेकंड वेव जो थी, हुँ, बड़ी डेंजरस थी। हुँ, और ब्लैक फंगस या फिर म्यूकरमाइकोसिस तो पहले से काफ़ी डॉक्यूमेंटेड कंडीशन है। जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या फिर जो हाईली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें काफ़ी डॉक्यूमेंट किया गया था। कोविड के अंदर एकदम से बहुत सारे केसेस का आना के पीछे जो रीज़न सबसे ज़्यादा हमें समझ में आया, वो यही था कि एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। एक डॉक्टर स्टेरॉइड दे और एक खुद जाके ओवर द काउंटर स्टेरॉइड ले, बहुत फ़र्क है। ओवर द काउंटर स्टेरॉइड से कारण पेशेंट्स का शुगर बढ़ गया, हुँ। फंगस बैठ गई और इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस हो गया। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन थी। एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती थी विद एंटी फंगल्स। नॉर्मली भी आते हैं हमारे पास, आज भी पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उसको ये बीमारी कोई 200 साल से है, लेकिन कोविड के टाइम में स्टेरॉइड के कारण ये इनकी इंसिडेंस बढ़ गए थे। काफ़ी बच्चों की एक आदत होती है नाक को ऊपर खींचने की बार-बार। तो ये आदत क्यों होती है बच्चों में? तो बच्चों के अंदर नाक को बार बार पीछे खींचने की आदत, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी नाक पीछे ब्लॉक होती रहती है। अच्छा। अब उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम, जैसे मैं डिस्कस की था, डीएनएस टू नाक के पीछे के एडेनॉइड्स, नाक के पीछे के टॉन्सिल्स जिन्हें हम एडेनॉइड्स कहते हैं। हुँ, उसका जो नज़ला जो गले में टपक जाता है यूजुअली, नॉर्मली वो इकट्ठा हो जाता है नीजल सीक्रेशंस, और वो ब्लॉक करते हैं। इस कारण वो बाहर जब निकलता है तो बच्चा करके खींचने की कोशिश करता है। जो नाक की बनावट होती है, ये बिना किसी सर्जरी के भी चेंज कर सकते हैं इसको? नहीं, वो आजकल क्या है, कुछ आए हैं ये एस्थेटिक सर्जन्स वगैरह होते हैं, वो कुछ तो फ्लूइड डालते हैं नाक के ऊपर, जैसे कि शेप चेंज कर, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। तो इससे बेटर सर्जिकल करेक्शन ऑफ नेज़ल नोज़ का जो होता है, जो डॉर्सम ऑफ द नोज़, जो आगे की जो दिखती है नाक की, जिसमें अगर नाक पॉइंटेड नहीं है, दबी हुई नाक है, या फिर चौड़ी नाक है जो आपका एस्थेटिकली अच्छा नहीं दिख रहा है। स्पेसिफिकली अगर आपके ऐसी कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि ब्यूटी की हो, या फिर एक्टर हो, या फिर इन सब चीज़ों में काम करते हो, तो उसके लिए ये सर्जरी अब हम राइनोप्लास्टी बोलते हैं, जो ईएनटी सर्जन भी करते हैं और प्लास्टिक सर्जन भी करते हैं। अगर किसी के गले में खराश हो रही है, तो जो नमक के गरारे करते हैं, ये सही है? तो गरारे करने से सूदिंग इफेक्ट डेफिनेटली आता है, लेकिन क्या खा करके ना ताकत लगा के गरारे नहीं करने। अगर ताकत लगा के करेंगे तो ट्रांजिएंटली तो आराम मिल जाएगा, बट वो क्या है, गले को और इरिटेट ही करेगा, क्योंकि बहुत ताकत लगाने से मल्टीपल माइक्रो ट्रॉमास गले के अंदर होंगे, उससे और दर्द बढ़ेगा। तो करना भी गुनगुने पानी से नमक डाल के, तो गर्दन को ऐसे का मुंह करके हल्के प्रेशर से करके थूक दो। कितनी बार करना चाहिए इसे? दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। जितना करोगे उतना बढ़िया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या ठंडा पानी पीने से सच में गला खराब होता है? तो बेसिकली क्या है कि अगर गला खराब हो गया है तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी वैसे भी गला खराब होता, आप नहीं पी पाओगे, क्योंकि गले में चुभेगा। लेकिन ये कहना कि ठंडा पानी से गला खराब हो जाएगा, ये थोड़ा, इस बारे में ये थोड़ा डिबेटेबल चीज़ है। काफ़ी बच्चों में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, तो कब ज़रूरी हो जाता है टॉन्सिल्स को निकलवाना? तो टॉन्सिल्स को निकलवाने की जो गाइडलाइंस है, बड़ी सिंपल है। अगर आपके बच्चे को 5 to 6 टाइम्स इन ए ईयर इन्फेक्शन हो रहा है टॉन्सिल का, या फिर मोर देन 3 टाइम्स इन लास्ट 2 ईयर्स हो रहा है, तीन पिछले साल में 3 बार, इस बार भी 3 बार, तो गो फॉर सर्जरी।
सिंपल सा इसका थंब रूल है। अ, क्या उस सर्जरी होती है इसके अंदर? इसके अंदर हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। पिछले 100 साल के अंदर टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है। तरीके चेंज हो गए हैं, मशीन्स चेंज हो गई है, उसके अलावा उससे उसकी प्रोग्नोसिस चेंज हो गया है। पहले जो था बिना लेज़र के सर्जरी थी, उसमें पोस्ट ऑपरेटिवली पेन होना या थोड़ा टिश्यू बच जाना या फिर रिकरेंट ब्लीडिंग हो जाना का रिस्क रहता था। आज के टाइम में 100% सेफ है। जो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्निक है इसको हम बोलते हैं कोबलेशन। कोबलेशन एक टाइप का लेज़र सर्जरी होती है जो पानी के बॉन्ड को काटती है। नॉर्मल लेज़र हीट एनर्जी से काटती है, जिसके अंदर जलने से काटती है, ये जलाता नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि जला नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेन कम होगा, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग कम होगी और पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत ज़्यादा जल्दी हीलिंग हो जाएगी। पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी आ सकता है। अगर किसी की आवाज़ अचानक से भारी हो जाए और ठीक नहीं हो तो फिर उसको क्या करना चाहिए? भारी आवाज़ के का मतलब चेंज इन वॉइस, हम इसको अगर मैं समझ पा रहा हूँ, तो चेंज इन वॉइस एक बहुत ही ए, ऐसी चीज़ है, इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर ये मोर देन 3 वीक्स है और इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो रीच आउट टू योर ईएनटी सर्जन। वो उसकी एंडोस्कोपी या फिर लैरिंगोस्कोपी करेगा। उसके अंदर गले के स्वरपेटी के अंदर जो डिजीज़ है, कारण है, उसको पता चलता है। कारण नॉर्मली सिर्फ एक स्वरपेटी में सूजन से लेकर रिकरेंट कफ के कारण नसें फट जाती है स्वरपेटी, उससे सूजन आ जाती है, से लेकर कुछ जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे सिंगर्स हो गए, टीचर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए या फिर हॉकर्स हो गए, जो जो उनमें कॉमनली देखा गया वोकल कॉर्ड पॉलिप हो जाता है। यानी कि इतना तेज चिल्लाते हैं कि स्वर पेटी के अंदर मस्सा हो जाता है। अगर स्मोकर्स है तो एक बहुत ही हाई चांसेस होते हैं उनको स्वर पेटी के कैंसर के। इन सब को डायग्नोसिस करने के लिए हमें एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसे होता है ना, जैसे अपन यार दोस्तों के साथ होते हैं, हुटिंग करते हैं तो अपने गले में ज़्यादा हुटिंग करने की वजह से, दर्द होने की वजह से आवाज़ चेंज हो जाती है। अगर टेम्परेरी आवाज़ चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ हुटिंग, तो इसको अपन वोकल अब्यूज़ बोलेंगे। अच्छा। तो क्या है, बहुत ज़्यादा चिल्लाए तो वोकैलिस मसल, जो मसल्स होती है गले की, वो थक जाती हैं। इस कारण आपको स्ट्रेन पड़ने के कारण थोड़े दिनों के लिए, देर के लिए आवाज़ चेंज हो जाती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है और वॉइस रेस्ट देना है। क्या कैंसर के भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आवाज़ में चेंज हो सकता है? कि अगर मोर देन 3 वीक्स अगर वॉइस चेंज नहीं हो रही है और आपकी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है या परिवार में स्मोकिंग के अलावा परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है, तो गो फॉर लेरिंगोस्कोपी। अगर किसी को खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो उसको टीबी या कैंसर के साइन हो सकते हैं ये? डेफिनेटली हो सकते हैं। तो उसको पूरा इवैल्यूएशन कराना चाहिए, उसके अंदर लंग्स का भी इवैल्यूएशन होगा और थ्रोट का भी इवैल्यूएशन होगा। कई लोगों के गले में यहाँ पे सूजन हो जाती है, तो उसको कब ऐसे जांच करवाना चाहिए कि थायराइड की गांठ तो नहीं है कहीं? अगर कोई फीमेल या मेल है अबव 40 ईयर्स, वैसे तो छोटे 20 साल के पेशेंट्स में देखे हैं, तो अगर उनको गले में अगर फील हो रही है गांठ, वो भी स्वॉलोइंग करने पे कि निगलने पे ऊपर नीचे हिल रही है, तो और वो दिख रही है, तो वो मोस्ट लाइकली थायराइड स्वेलिंग ही होगी। थायराइड स्वेलिंग का जांच कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जांच होती है सोनोग्राफी। कम से कम सोनोग्राफी और एक थायराइड फंक्शन टेस्ट तो कराना ही चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब मुंह खोल के सोते हैं, नाक से सांस नहीं ले पाते, तो ऐसा क्यों करते हैं वो? अलग अलग कारण अलग अलग एज ग्रुप में देखे गए हैं। अगर एज 10-12 तक देखे जाए तो उसमें कारण डिफरेंट होंगे। अगर एल्डरली लोग हैं उनमें कारण डिफरेंट होंगे और मिडिल एज वालों के भी कारण डिफरेंट होंगे। चलो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों का। जैसे गले के टॉन्सिल्स होते हैं, वैसे ही नाक के टॉन्सिल्स होते हैं जिनको हम एडिनॉइड्स बोलते हैं। कहते हैं, कुछ बुक्स में लिखा है कि फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ में इनका इम्यूनिटी का फंक्शन होता है, इट इज़ ऑल्सो एन लिम्फोइड टिश्यू। अब वो नाक के ऐसे आगे छेद है, वैसे पीछे भी छेद होते हैं जिससे सांस अपने फेफड़ों में जाएगा। लेकिन नाक के पीछे के वो छेद के आगे बैठे हुए होते हैं एडिनॉइड्स। 25% से लेके 100% तक इनके साइजेस हमने अगर करें तो 50% ब्लॉक, फिर 75% ब्लॉक, 100% ब्लॉक तक होता है। 75% और 100% ब्लॉक के अंदर जो नाक पूरी आगे से ब्लॉक हो गई है, तो बच्चे का मुंह खुल जाएगा, मुंह से सांस लेगा और खर्राटे आएंगे। ये जो एडेनॉइड्स होते हैं, ये 2 इयर्स की एज से शुरू होते हैं, 14 इयर्स तक की एज में ख़त्म हो जाते हैं। जिनके पेरेंट्स एलर्जिक होते हैं, यूजुअली उनके बच्चे भी एलर्जिक होते हैं, उनके में एडेनॉइड्स का साइज रिलेटिवली बड़ा होता है। अब आते हैं हम
मिडिल एज एंड 20 से 40 ईयर्स तक की एज में। अगर मरीज का हेल्दी है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, साइनस की दिक्कत है, नाक से सांस नहीं आ रहा किसी कारण, या मन तो उस कारण मुंह खुला रहेगा, मुंह से सांस लेगा, अगेन खर्राटे आएंगे। और ओल्ड एज के अंदर वापस मुंह खुलने का रीज़न ये होता है कि आपके जो मसल्स या नसें होती हैं गले के अंदर की, वो विद एज उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। जब सोते हो तो मुंह अपने आप खुल जाता है, डीप स्लीप में जाते हो तो अपने मुंह खुल के सोने लग जाते हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता हो तो उसको क्या करना चाहिए? तो बच्चे जो है, अगर ये दिक्कत आ रही है, बार बार जुकाम हो रहा है और नाक बंद है और मुंह खोल के सांस ले रहा है, खराटे आ रहे हैं, इसके अलावा बच्चों के अंदर एडिनॉइड फेसिस नाम की एक चीज़ होती है। व्हाट आर एडिनॉइड फेसिस? एडिनॉइड फेसिस के कुछ सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं फेस के ऊपर, जैसे कि ये जो एरिया बड़ा लंबा हो जाएगा, दांत बाहर आने लग जाएंगे, पूरे टाइम मुंह खुला रहेगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, ये एरिया में थोड़ा गैप आने लग जाता है। तो ऐसे जो फेसिस होते हैं तो वो एक डेंजर साइन या रेड फ्लैग होता है। उसके अंदर हमें एंडोस्कोपी करके एडिनॉइड्स का साइज़ और एक्सरे करके एडिनॉइड्स का साइज़ देखना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो पे एडिनॉइड्स की भी सर्जरी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये परमानेंट डैमेज कर सकता है आपके फेशियल स्केलेटन को एज वेल एज बॉडी के अदर पार्ट्स को। अ, अगर मिडिल एज वाले पेशेंट्स हैं तो उनके लिए अगर ये दिक्कत हो रही है तो पहले रूट कॉज का पता लगाया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी, लाइक आई टोल्ड, डीएनएस करना है, साइनस के लिए फेस करना है, और कई बार आपके टॉन्सिल बड़े होते हैं बड़ों में, एडल्ट्स में, उनके कारण में मुंह खोल के सोने लग जाते हैं तो उसके लिए टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ती है। मुंह में बार बार छाले क्यों होते हैं, अल्सर क्यों होते हैं मुंह में? मुंह के अंदर बार बार कल्सर का यूजुअली कारण पेट या पेट से देखा गया है। अगर आपके पेट में कभी, मतलब पुराने लोगों में ने काफ़ी कुछ सही बात कही है, उसने कहा कि गला आपके पेट का आईना होता है। अगर आप पेशेंट से कॉन्स्टिपेशन हुआ, गैस्ट्राइटिस का इशू रहता है, उससे अल्सर्स बहुत ज़्यादा मुंह में होते हैं। उसके अलावा कोई डेफिशिएंसीज है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, कोई रिएक्शन हो गया, कोई एलर्जी हो गई, ये इनके कारण भी छाले हो सकते हैं। इसको कई बार परमानेंट। ड्रग एलर्जी भी इसके कारण भी होता है। परमानेंट सोल्यूशन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, उसको छोड़ो। विटामिन सी की कमी को लगातार दवाई लेनी पड़ती है। कॉन्स्टिपेशन में पेट को सही रखना पड़ेगा, इंटेस्टाइन को सही रखना पड़ेगा। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके और उसको मेंटेन कर सकते हैं, ये है। कई लोगों के मुंह से बदबू आती है तो टूथपेस्ट को बदलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और होती है उनके। ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली क्या है कि फाउल माउथ स्पेल ब्रीदिंग, या फिर इसको हेलिथोसिस जो बोलते हैं, इन बहुत ही कॉमन तरीका है। इसका सिंपल सा कारण है पूरा पुअर ओरल हाइजीन, या फिर क्या होता है गल मुंह के अंदर कोई डेंटल इश्यूज हो रहे हैं, जो अंदर दांतों को सड़ रहे हैं या मसूड़े सड़ रहे हैं, उस कारण। कभी कभार हमने ये भी देखा गया है कि फाउल ब्रेथ का कारण एक ये भी होता है कि अगर पेट के अंदर इन्फेक्शन हो, या फिर टॉन्सिल्स के अंदर बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन से स्मेल आती है। कुछ लोगों के मुंह पूरे टाइम पर खुले रहते हैं तो अनफिल्टर्ड हवा जाएगी, इन्फेक्ट करेगी गले को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगी, उससे भी फाउल माउथ स्पेलिंग स्मेल आती है। कुछ लोगों की गुटखा खाने की वजह से ना मुंह खुलना कम हो जाता है, मुंह प्रॉपर नहीं खुल पाता। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गुटखा एक बहुत ही बड़ा श्राप है, पूरे देश को खराब कर रहा है, सारी दीवारों को भी लाल कर रहा है और गंदगी मचा रखी है इसने। गुटखा जो होता है इसके अंदर चूना होता है। जो चूना होता है माइक्रो ट्रॉमास कॉज करता है मुंह के अंदर, जिससे कि उसको जो कहते हैं करंट आता है खाने पर, वो आता है। अब क्या है, जब ये माइक्रो ट्रॉमा होगा, बॉडी का एक नॉर्मल खुद का सेल्फ हीलिंग फंक्शन होता है, उसमें फाइब्रोसिस होता है। मल्टीपल माइक्रो फाइब्रोसिस होते हैं, वो मुंह को सिकुड़ देते हैं, मुंह की चमड़ी को सिकुड़ देते हैं, जिस कारण मुंह खुलना कम हो जाता है। कई लोगों के मुंह के अंदर सफेद दाग होना शुरू हो जाते हैं, पैचेज बन जाते हैं। ये एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है जिसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। प्री मेलिग्नेंट कंडीशन मतलब मेलिग्नेंसी से पहले ही कंडीशन। बहुत पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया है, इसका मतलब कैंसर नहीं है, लेकिन ये एक एक वो है कि आप भैया रुक जाओ, कि आगे चल के ये कैंसर में बदल सकता है। कई बार हम लोग एहतियात के तौर पर ल्यूकोप्लेकिक पैचेस जो होते हैं मुंह के अंदर, हटा ही देते हैं, जिससे कि वो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन में क्यों रहे। मुंह के और गले के कैंसर के ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जो शुरू में ही पकड़ लेना चाहिए लोगों को? मुंह के अंदर अल्सर जो मोर देन 3 वीक से दवाइयों पे ठीक नहीं हो रहा है, आपको ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गले के अंदर स्वर पेटी में भारी या खाना निकलने में दिक्कत हो रही है 3 हफ्ते तक, जो दवाइयों से सही नहीं हो रही है, ईएनटी डॉक्टर से एंडोस्कोपी करानी चाहिए। नाक से बार बार खून आ रहा है एडल्ट में, और दवाइयों से भी नहीं रुक रहा है, और कान में भारीपन आ रहा है, तो हो सकता है नीजोफेरेंजियल या नाक के पीछे का कैंसर हो, उसके लिए दिखाना चाहिए। ऐसे कौन से इन्वेस्टिगेशन है जिनसे कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है? पैन एंडोस्कोपी। अच्छा। तो
पेन एंडोस्कोपी में एक हमारे पास लैरिंगोस्कोप होता है या फिर एंडोस्कोप होता है जो नाक से जाता है और पूरा नाक के पीछे होते हुए पूरे नाक के पीछे के एरिया को देखेगा। फिर और नेज़ोफेरिंक्स को देखेगा जो नाक का जो फेरिंक्स का एरिया होता है। ओरोफेरिंक्स और ओरल कैविटी के पीछे का हिस्सा ओरोफेरिंक्स को देखेगा। ओरल कैविटी को देखेगा। उसके अलावा लैरिंक्स या स्वरपेटी को पूरा देखेगा। तो इसको हम पेन एंडोस्कोपी बोलते हैं। ये सबसे पहले कराना चाहिए। अगर आपको कोई अल्सर दिख रहा है जो आपको सस्पिशियस लग रहा है या कोई भी ऐसा मास या ट्यूमर दिख रहा है जो सस्पिशियस लग रहा है, बायोप्सी लीजिए, बायोप्सी की रिपोर्ट का वेट करिए। लेकिन लोगों को डर रहता है कि बायोप्सी में कहीं कैंसर नहीं आ जाए। तो इसके अलावा दूसरा डर ये भी रहता है अगर कैंसर है भी तो वो फैल ना जाए, ये हम्म, दूसरा डर ये भी है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कैंसर है, अगर टाइमली अगर आपने डायग्नोस कर लिया तो ट्रीटमेंट पूरा पॉसिबल है। दूसरी बात है, बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, बायोप्सी से कैंसर या बीमारी नहीं फैलती है। बायोप्सी के बिना हम लोग आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। अब हमें अगर कैंसर का जब सबको पता है कि 3 तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। लेकिन हमारे पास अगर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि ये मैलिग्नेंसी है, तो हम इस ब धरती पे कोई भी इसका ट्रीटमेंट चालू नहीं करेगा। बट लोगों में ऐसे होता है ना कि कहीं किसी भी गांठ को छेड़ देंगे तो वो फैल जाएगी। वही मैं समझा रहा हूँ कि ये एक हम्म, बहुत ही गलत धारणा है। हम्म। फैलेगी नहीं, अगर वो छेड़ोगे भी नहीं और फैलनी होगी ना, तो बिना ट्रीटमेंट फैलती है, छेड़ने से नहीं फैलती है। पति के कराटों से पत्नी परेशान रहती है, तो कराटे रोकने का कोई पक्का परमानेंट इलाज है? तो बेसिकली कराटे किसी भी एज ग्रुप पे आना हम्म, एक डिजीज़, अंडरलाइंग डिजीज़ का कारण है। अपने नॉर्मली अगर आपको वैसे तो ये दिक्कत अपन डिस्कस करेंगे, उससे पहले क्या अपने नॉर्मली कल्चर में बोला जाता है यार वो इतना मस्त से सोए खराटा लेकर सो रहा था। हम्म, तो ये एक बहुत ही गलत लोकोक्ति बन गई है हम्म, जो हमें करेक्ट करनी चाहिए। किसी भी इंसान को खराटे आ रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई अंडरलाइंग कारण है। और खराटे या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है। उसका कारण क्या होगा? नाक से लेके लंग्स तक जो हवा जा रही है, हम्म, कहीं भी रुकावट आई हम्म, तो वो खराटे उत्पन्न करेगी। हम्म, रात को खराटों के अलावा अगर मरीज को एकदम से करके उठ रहा है या फिर उसको दिन में डे टाइम स्टॉलमेंस यानी कि दिन में सुस्ती सी रहती है, नींद आ रही है, काम करने में मन नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन होना, जैसे ही बैठा नींद आ जाना बैठे बैठे, ये सारे अगर है तो पेशेंट को काफ़ी हद तक ओएसए है जिसका हमें पहले कारण पता करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना चाहिए। जहाँ तक कारणों की बातें करें, जैसे मैं कह रहा था कोई ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लॉक हो, उसके अलावा मोटापा बहुत बड़ा कारण है। मोटापा के कारण क्या है, चारों तरफ ओरोफेरिंक्स या गले के चारों तरफ इतना फैट जमा हो जाता है कि वो कोलैप्स कर जाता है सोते वक्त, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है। उसके अलावा जैसे पहले अपन डिस्कस कर टेढ़ी हड्डी होना, बड़े टॉन्सिल्स होना, पैलेट जो होता है गले का पीछे का हिस्सा, नाक के पीछे का हिस्सा जो पैलेट बोलते हैं इसको, वो अगर आपका बहुत भारी भरकम है उससे आ सकता है। आपके इस एरिया में बहुत फैट है जो ऐसे कोलैप्स कर रहा है उससे आ सकता है। तो क्या होता है कि कोई भी अगर आप मानो कोई भी ट्यूब है, या तो वो ऐसे कंप्रेस होगी या फिर ऐसे कंप्रेस होगी। जब ये ऐसे एयरवे भी ऐसे ट्यूब ही होता है। जब किसी भी कारण से ट्यूब कंप्रेस हो रही है या ऐसे ऐसे या ऐसे, हम्म, तो खराटे उत्पन्न होंगे। अच्छा। तो सारी की सारी हमारी साइंस रिसर्च जो है हम्म, ये पता लगाने में लगती है कि खराटे कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। अगर पहले पता चल जाए कहाँ से उत्पन्न है तभी उसका ट्रीटमेंट होना सकता है। अच्छा, अभी आपने बताया ये अचानक से जोर से उठना, तो ऐसे कुछ लोग उठते हैं तो फिर उनका क्या? तो बेसिकली कारण क्या है कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन कर रही है। हम्म, तो जब ब्रेन में सिग्नल जा रहा है कि यार मेरे अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है, हम्म, सपोज करो 5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ 2 लीटर ही है, तो एकदम से सोते सोते एकदम से वो आएगा, उसको एक स्टिमुलस जाएगा कि अरे मैं सांस कम, तो एक साथ बहुत सही करके सांस खींचेगा। तो ये बहुत ही टिपिकल ओएसए के पेशेंट्स का सिम्टम होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सिम्टम आ रहा है, कोई हिस्ट्री में बताएगा पेशेंट। हम्म, बाकी जैसे मैं समझा रहा था कि डे टाइम में सुस्ती रहना, काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सारी कंप्लेंट्स पेशेंट साथ में बताएगा। तो और साथ के वाइफ तो बताएगी कि खराटे रहती है। लेकिन हंसी की चीज़ बोलने के लिए, लेकिन एक जो खराटे वाला पेशेंट होता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। हमने रिसर्च में देखा है कार्डियक इश्यूज हो गए, लंग्स इश्यूज हो गए, अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो गई,
कई पेशेंट्स के ब्रेन में भी डिमेंशिया वगैरह होने लग गया है, वर्क टाइम परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस से प्रॉब्लम आने लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, वो टॉप टू बॉटम जो पेशेंट्स को फ़र्क करता है बिकॉज ऑफ ओएसए। काफी बार हमने सुना है कि कराटे की वजह से डाइवोर्स तक हो जाते हैं लोगों के। यस, तो ऑफ कोर्स मतलब कि कराटे का डाइवोर्स के साथ आपकी टोटल सोसाइटी सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट कर रही है, पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें जब इम्पैक्ट करने लगती है तो डिवोर्स भी हो जाता है। आई थिंक कि टॉल थ्रेशोल्ड साथ रहने का थ्रेशोल्ड लेवल्स हमारे इंडिया में तो फिर भी हाई है, वेस्टर्न कंट्रीज में यस यू आर राइट कि हो जाता है। मेरे पास भी एक मुझे याद है, एक पेशेंट आया था, पूछा इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम्म, तो उसकी शादी को 3 महीने या 3 साल होते, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। हम्म, तो उसका भी कारण डिवोर्स का सिर्फ और सिर्फ स्नोरिंग था। हमने उसका ऑपरेट करके ठीक करा, हम्म। स्नोरिंग बंद हो गई, लेकिन शायद वो लेट आया हमारे पास। शादी नहीं बचा पाए। जो जोक्स अपार्ट, इट इज अ सैड थिंग। क्या मुंह खोल के सोने से चेहरे की बनावट भी बदल जाती है? नहीं, एज सच तो नहीं आता फर्क, लेकिन क्या है कि बच्चों के अंदर बिकॉज ऑफ एडिनॉइड्स चेहरे की बनावट बिगड़ जाती है। काफी लोगों में से होता है कि जैसे सो रहे हैं या लेट रखे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कमरा घूम रहा है चारों तरफ। ऐसा क्यों होता है? तो फॉल्स सेंस ऑफ मोशन में मतलब कि आपके ब्रेन में सिग्नल जा रहे हैं कि आप मूव करो, लेकिन आप मूव नहीं कर रहे हो। वो वर्टाइगो होता है, स्पिनिंग सेंसेशन होता है वर्टाइगो। एक छोटा सा एग्जांपल देके बात करता हूँ। कई बार अपन एक रेलवे स्टेशन में बैठे हुए, ट्रेन हमारी चलने का वेट कर रहे हैं, बाजू की ट्रेन चल रही है, हम्म, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि हम चल रहे हैं। हम्म, तो एक फॉल्स सेंस ऑफ मोशन है वो भी। वैसा ही एक कोई सिग्नल जाता है ब्रेन के अंदर, तो कि हम घूम रहे हैं लेकिन घूम नहीं रहे होते, तो वर्टाइगो होता है। अब आप पूछेंगे वर्टाइगो क्यों होता है, हम्म, तो इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रेन के अलावा कान के दो फंक्शंस होते हैं। हम्म, एक तो सबको पता है, ये सुनाई देना, और दूसरा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के जो यंत्र होता है कान के इनर ईयर के अंदर होता है, जिसके अंदर कान के पानी के अंदर कैल्शियम क्रिस्टल्स तैर रहे होते हैं। कैल्शियम क्रिस्टल जो तैर रहे होते हैं वो आपके बैलेंस को मेंटेन रखते हैं बॉडी के साथ। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ड्यू टू सम जर्क या फिर कभी कभार अपने आप ही वो कैल्शियम क्रिस्टल अपना रास्ता भटक के घर से बाहर निकल के बाहर आ जाते हैं, तो उनको फॉल्स सेंस ऑफ मोशन आने लग जाता है, इसलिए वर्टाइगो होता है। कुछ लोग बस या कार में सफर करते हैं तो उस टाइम उल्टी करते हैं वो। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसको मोशन सिकनेस बोलते हैं। अगेन फॉल्स सेंस की पेशेंट मूव कर रहा है लेकिन सिग्नल जा रहा है कि मैं कहीं मूव नहीं कर रहा, तो इस कारण फिर इनका जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है बिगड़ जाता है। इस कारण उनको मोशन सिकनेस होती है और इवेंचुअली वॉमिटिंग होती है। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता हो तो उसको क्या करना चाहिए? तो बेसिकली क्या है कि अ, अगर बहुत अर्ली एज ग्रुप के बच्चे हैं, जैसे 2 साल 3 साल, उनको नौजिया हो रहा है, तो कहा जाता है कि जितना उनके वेस्टिबुलर सिस्टम को या फिर बैलेंसिंग यंत्र को जितना स्टिमुलेट करेंगे, धीरे धीरे बॉडी अपने आप उसको टॉलरेंस थ्रेशोल्ड बढ़ता चला जाता है। तो कभी ये एक बहुत ही है कि अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, ये नहीं कि उसको घुमाओ मत, आप और कार में घुमाओ और बस में घुमाओ, जिससे कि उसके जो ब्रेन के अंदर स्टिमुलेशंस हो रहे हैं वो बंद, फॉल्स स्टिमुलेशंस हो रहे हैं वो बंद हो जाएं ठीक है। कुछ एडल्ट्स को भी होता है, उस काफ़ी सारी दवाइयाँ आती है जो एंटी मोशन सिकनेस दवाइयाँ आती है, जो हम आधे घंटे खाने से पहले दे सकते हैं, जिससे कि वो उस मोशन सिकनेस नहीं हो। उसके अलावा एक तो मोबाइल में ये देखना नहीं चाहिए वाइल्ड ट्रैवलिंग, उल्टा नहीं बैठना चाहिए गाड़ी के अंदर, और अ, हो सके तो खुद से ड्राइव करिए, क्योंकि जब जब खुद से ड्राइव करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन कहीं और चला जाता है, और इससे आपको वर्टाइगो या फिर मोशन सिकनेस प्रिवेंट हो जाता है। कई बच्चे क्या होते हैं खेलते रहते हैं तो उस टाइम पेंसिल या रबर नाक में डाल लेते हैं, तो जैसे नाक में फंस जाती है तो पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश हुँ। करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को नहीं निकालना चाहिए। हम्म, दूसरा कि किसी को लिटा के तो बिल्कुल भी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हमने हमारे मेडिकल करियर के मैंने देखा है कई बार पेशेंट्स ने रबड़ या फिर कोई भी चॉक जो होती है लिटा के निकालने की कोशिश की, उन्होंने पुश इन कर दी, और जाके अल्टीमेटली एयर में जाके ब्रोंकस में चली गई, यानी लंग्स में चली गई। और जिस साइड के लंग्स में गए वो लंग्स कोलैप्स कर गया, वो एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, और फिर उसको बहुत दिक्कत आती है पेशेंट को, एक काफ़ी सीरियस कंडीशन हो सकती है। अगर आपको सस्पेशन है कि नाक के या गले, नाक के अंदर, कान के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो अपने एंडोस्कोप से देखेगा और उचित यंत्र से बाहर निकाल लेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2-3 साल के हो जाते हैं लेकिन फिर भी बोलना शुरू नहीं करते हैं, बोल नहीं पाते प्रॉपरली। तो वो ये जो सुनता है वो बोलता है पक्का है। अगर मेंटली सारे इसके, एक तो अगर माइलस्टोन्स अगर पेशेंट के बच्चे के सारे आ गए टाइमली, जैसे खड़ा होना, सोशल बिहेवियर बनना,
अपने पेरेंट्स को पहचानना, टीवी में चीज़ों को देख के समझना, सारे काम करना और सुनाई में कोई दिक्कत नहीं है, तो जो सुनेगा वो बोलेगा पक्का। पेशेंस रखना है, आस पड़ोस के बातों, लोग जो बोलते हैं उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है। अगर वो सुनाई देने में दिक्कत है, या फिर कभी कोई फीवर चढ़ा हो, ब्रेन का कोई फीवर चढ़ा हो, या फिर ऐस मदर को कोई पुरानी कोई बीमारी हो, जब प्रेग्नेंट थी तब कोई लंबी बीमारी या बुखार चढ़ा हो, तब हमें उसको हियरिंग इवैल्यूएशन, जो मैं पहले बताया था, OAE और बैरा कराना चाहिए, और अकॉर्डिंगली उसका देखना चाहिए अगर वो हियरिंग नॉर्मल है कि नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गला दर्द करने पे एंटीबायोटिक या दवाइयाँ खा लेते हैं। देखिए, किसी भी डॉक्टर्स के से आप बात करेंगे इस बारे में, जो गला क्या पेट हाथ पैर कहीं का भी दर्द हो, वो जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, ओवर द काउंटर ड्रग्स खरीदते हैं, एंटीबायोटिक्स खरीदते हैं और कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। एक तो ओवर द काउंटर जो काउंटर पे दे रहा है, हो सकता है फार्मासिस्ट नहीं, फार्मासिस्ट का कोई वर्कर हो जिसको बस हल्का फुल्का आइडिया है। इससे क्या है, और कुछ नहीं तो जो दवाई नहीं देनी चाहिए वो दवाई दे देते हैं, और दवाई अगर दे भी रहे हैं एंटीबायोटिक, उसे एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में एजिथ्रोमाइसिन इतनी कॉमनली थी, हर कोई खा रहा था ओवर द काउंटर। आज मैं आपको ये बता सकता हूँ, मेरे पास पेशेंट जो आते हैं एजिथ्रोमाइसिन खा के, वो बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं गला। तो हम गले, एक तो क्या है कि ड्रग टॉलरेंस कम करने के लिए एक हमें उचित कदम उठाने चाहिए सरकार को भी, कि एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ना मिले। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वायरस और बैक्टीरिया इतने पावरफुल हो जाएंगे कि जो आज हमारे पास जो बेस्ट एंटीबायोटिक्स है वो भी असर नहीं करे। वो एक दिन आना है, लेकिन वो दिन जितना डिले हो सके उतना बढ़िया है, क्योंकि बैक्टीरिया जितनी जल्दी म्यूटेट करे उतनी जल्दी नए एंटीबायोटिक्स नहीं बन रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 6-7 बार उनको बुखार आ जाए, कितने बड़े हो जाते हैं, कभी एंटीबायोटिक नहीं खाते वो। हाँ, मतलब अपना अपना होता है, मतलब अपने क्या है, देश के अंदर अलग अलग टाइप की दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद भी है, उसके अलावा एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, तो जिसका जो मतलब विश्वास है उसके हिसाब से लोग अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सबके पास पेशेंट्स आते हैं ऐसे कि डॉक्टर साहब आप दवाई मत लिखिए, हम तो क्या है, मैं तो दवाई के अलावा ये है, लेकिन हाँ ठीक है, अपनी जैसे जिनको जैसे सहूलियत हो। ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो आप मतलब पब्लिक को सजेस्ट करना चाहोगे, रेकमेंड करना चाहोगे? देखिए, खांसी के अंदर शहद और अदरक हम्म, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। हल्दी वाला दूध भी बहुत काफ़ी इफ़ेक्टिव है। गर्म पानी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि थूक नहीं बनता है, ड्राइनेस रहती है। रेडियोथेरेपी वाले पेशेंट्स हैं, उनके सलाइवरी ग्लैंड डैमेज हो गया है तो थूक नहीं बनता। तो उनको मैं ये जैसे बोलता हूँ कि लौंग या इलायची मुंह के अंदर रखिए और उसको चूसिए, जिससे कि सलाइवेशन बढ़े। उसके अलावा जल नीति बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो एलर्जी के पेशेंट्स के अंदर एलर्जन का लोड होता है, जितना एलर्जन का लोड नाक के अंदर है उतना ही रिएक्शन तेज होगा। तो जल नीति करेंगे, तो पानी के से वॉश करेंगे तो नाक का कचरा जो एलर्जन लोड है कम हो जाएगा, उससे आप परेशान कम होंगे। ये कुछ तरीके हैं। और एक घरेलू नुस्खा नुस्खा ये भी है कि कम बोलिए, जिससे कि आपके वोकल कॉर्ड्स ठीक रहे। चलो सर, पॉडकास्ट के एंड की तरफ चलते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से बेसिकली एक दो तीन मैसेज देना चाहूँगा। पहला मैसेज तो ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो शरीर की, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ईएनटी, इसको लाइटली मत लीजिए। आ, आपकी लॉन्जिटिविटी और आपके हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कितना जल्दी डायग्नोसिस बन रहा है। अर्ली डायग्नोसिस लीड्स टू गुड रिजल्ट्स। अगर जितना डिले करेंगे उतनी ही दिक्कत आती है। हमारी आम धारणा है, जब बिल्कुल एंड पे नहीं पहुंच जाते तब तो हम हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। एक मेडिकल स्टोर से दो जुकाम की दो गोली ले या दर्द की दो गोली ले ली और मस्त हो जाते हैं। वो एक बहुत ही गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि खर्राटे के बारे में बोलना चाहूँगा। किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को अगर किसी भी एज ग्रुप में खर्राटे आ रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है जिसको हमें फाइंड आउट करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है, वापस रिपीट करना चाहूँगा, गले की आवाज़ बदलाव, निगलने की दिक्कत, जब मुंह के छाले, ये दोनों अगर 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रहे हैं, गो एंड गेट योर सेल्फ चेक फॉर मेलिग्नेंसी, क्योंकि बहुत हाई चांस है कि आपको मेलिग्नेंसी हो सकती है। और अगेन, कैंसर का सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस तब है जब जितनी जल्दी पकड़ा जाए। थैंक यू। थैंक यू सर, आप शो में आइए, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इट वॉज माई फर्स्ट पॉडकास्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।